दिस इज़ अगेन फॉर माई रिवीजन। ये अगर आपको रिवाइज़ करना है उसके लिए शायद से हेल्पफुल हो, बट ये मेरे रिवीजन के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि आज हम सारे के सारे जो होने वाले हैं जो पीएसएम के प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स नीट पीजी एंड आईएनएसईटी के लिए डांस में जितने कवर है सारे के सारे कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो अगर हम इस नोट्स के बारे में, मैं नोट्स का रेफरेंस लूँगा, बाद में नोट्स खोल लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कि मुझे किस टॉपिक पे डिस्कस करना है और मैं कोई टॉपिक यहाँ पे छोड़ूँ ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दिए कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास दिया वर्टिकल प्रोग्राम, हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम एंड डायगोनल प्रोग्राम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्टिकल प्रोग्राम? वर्टिकल प्रोग्राम का मतलब होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने क्या किया कि दैट इज़ पूरा का पूरा पैसा जो है ना एक ही प्रोग्राम पर लगा दिया। जैसे मलेरिया के लिए स्पेसिफिक पूरा पैसा और पूरी टीम मलेरिया के लिए लगी है, तो दिस इज़ कॉल्ड द वर्टिकल प्रोग्राम, जहाँ पे एक ही प्रोग्राम के ऊपर या फिर एक ही चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा स्पेसिफिकली एक टीम बटी होती है और उसके लिए एक पैसा लग रहा होता है। वहीं पर हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, दैट इज़ जड़ों पे काम करते हैं, लाइक पीएससी या फिर हमारे सीएससी या फिर हमारे सब सेंटर वहाँ पे काम करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर हमने उनको स्ट्रॉन्ग बना दिया तो सारी की सारी बीमारी वहीं पे ठीक हो जाएगी। तो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल स्कीम, जहाँ पे हम जड़ों पे काम करते हैं। तो जो वर्टिकल स्कीम होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। हॉरिजॉन्टल स्कीम में जो होता है हमारे पास कम पैसा लगता है, लेकिन वर्टिकल स्कीम से हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन हम वर्टिकल स्कीम नहीं चलाते, इसलिए हमको मिक्सअप होकर दोनों स्कीम को चलाना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल स्कीम। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक वर्टिकल स्कीम चल रही है, दूसरी वर्टिकल स्कीम चल रही है, हम दोनों वर्टिकल स्कीम को आपस में मिला दें, दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल स्कीम। जैसे वर्टिकल स्कीम में हमारे पास चल रही है ट्यूबरक्लोसिस की कोई स्कीम, और हमारे पास क्या हो रही है, एक चल रही है एचआईवी की स्कीम। हमें मालूम है कि ट्यूबरक्लोसिस और एचआईवी साथ में हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दैट इज़ दोनों को आपस में मिला देंगे ताकि ये दोनों हम आपस में ट्रीट कर सकें। क्योंकि हमको मालूम है कि देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन द ट्यूबरक्लोसिस एंड एचआईवी। तो कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो उसे एचआईवी का ट्रीटमेंट डायग्नोसिस कराना ही होगा, कोई एचआईवी का है तो उसे ट्यूबरक्लोसिस कराना होगा। इससे अच्छा है कि हम दोनों प्रोग्राम को आपस में जोड़ देते हैं। तो इस टाइप के प्रोग्राम को बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डायगोनल प्रोग्राम्स। तो यहाँ तक क्या हमारी हुई। उसके बाद हम बात करें तो रैटिस हमारे पास क्या हो रहा है कि रैटिस गवर्नमेंट ने, अगर हम 2005 के पहले तक की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे, मैक्सिमम प्रोग्राम अगर लगभग 90 to 95% प्रोग्राम जो चल रहे थे, मैं अभी बहुत स्पीड बोल रहा हूँ क्यों, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को कवर कर पाऊँ, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत सारा पढ़ना भी है। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आपको ये करना है तो बहुत स्लोली तरीके से देखना, ये मेरे रिवीजन के लिए है इसलिए। तो अगर हम बात करें तो अगर हम नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, जैसे अगर हम बात करें तो 2005 के पहले क्या होता था कि जितने भी प्रोग्राम हमारे देश में चल रहे थे वो चल रहे थे हमारे पास वर्टिकल प्रोग्राम के बेसिस पे। मीन्स हम मलेरिया का प्रोग्राम अलग चला रहे हैं, इस बीमारी का, स्वाइन फ्लू का अलग, यानी कि ऐसे करके हम अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्रोग्राम चल रहे थे, जिसके कारण हमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता था। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे क्या किया कि दैट इज़ एक मिशन लॉन्च किया, दैट इज़ द नेशनल हेल्थ मिशन। क्योंकि हमने देखा कि जिस कारण से हमारे पास क्या हो रहा है कि जो जड़ें हैं, मीन्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम पर हम कोई काम नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारे सब सेंटर बेकार होते जा रहे हैं, है ना। वहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग गाय बैल बांधना चालू कर दे, पीएससी बेकार हो रहे हैं, तो लोग वहाँ पे जाना बंद कर दिए। तो हमने पूरा पूरा पैसा जो हो गया वर्टिकल मिशन में लगा दिया। तो 2005 में गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं, हमको हॉरिजॉन्टल स्कीम पे काम करना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक स्कीम बनाई, यानी कि एक स्कीम बनाई, दैट इज़ द नेशनल हेल्थ मिशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दैट इज़ दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। यहाँ से हमने क्या किया कि हमारे पीएससी और सब सेंटर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, 2005 में, हाँ 2005 में हमने रूरल एरियाज़ में क्या किया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया, और हमने रूरल एरिया में फोकस किया और वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्कीम और वहाँ के हेल्थ सेटअप को हमने अच्छा करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे हमको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट किए। तो 2013 में हमने क्या किया, अर्बन एरिया में भी, स्लम्स एरिया में भी हमने क्या किया कि दैट इज़ वहाँ के एरिया को हमने अच्छा करना स्टार्ट किया। तो 2013 में हमने बोला इसको नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो पहले ये था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और बाद में बन गया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। मीन्स रूरल एरिया में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, और इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं दैट इज़ नेशनल हेल्थ मिशन। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज द अम्ब्रेला टर्म। मीन्स नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर हम बहुत सारी स्कीमें चलाएंगे। जैसे पहले हम वर्टिकल स्कीम चला रहे थे ना, तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्कीम्स भी चलेंगी और वर्टिकल स्कीम्स भी चलेंगी। तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारे वर्टिकल प्रोग्राम्स भी चल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम भी चल सकते हैं। इसी के अंदर हमारे पास RMCHA आता है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल चाइल्ड एडोलसेंट हेल्थ वाला जो हमारे पास है वो भी यहीं पे आएगा। उसके साथ हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के जितने भी प्रोग्राम है वो भी इसके अंदर, यानी जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड हमारे प्रोग्राम होने वाले हैं और जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम होने वाले हैं वो इसी के अंडर आने वाले हैं। अब जैसे हम बात करें
तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में हमने सबसे पहले पे क्या देखा, 2005 के पहले हमारे जो हो रहे थे ना सब सेंटर ये सब बेकार हो चुके थे। तो हमको क्या करना था, हमको डिसाइड करना था कि हम रूरल एरिया किसको डिसाइड करेंगे, अर्बन एरिया किसको डिसाइड करेंगे। हम तो इन्होंने क्या डिसाइड किया पता है, सेंसस के हिसाब से जो 5000 के नीचे की पॉपुलेशन होगी हम उसको हम रूरल पॉपुलेशन कहेंगे, और जो 5000 से बड़ी पॉपुलेशन या 5000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन होगी उसको हम बोलेंगे अर्बन पॉपुलेशन। तो इन्होंने क्या किया कि दैट इज़ जहाँ पे 50,000 नहीं 50,000, तो जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे इन्होंने क्या बोले कि दैट इज़ द अर्बन एरिया, तो वहाँ पे हम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन चलाएंगे। और जहाँ पे 50,000 से कम की पॉपुलेशन है हम वहाँ पे रूरल एरिया है तो हम वहाँ पे रूरल जो होने वाला है पॉपुलेशन चलाएंगे, यानी मीन्स रूरल वाला जो होने वाला है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चलाएंगे। अब सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि हमको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आशा एंड ऊषा का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। मीन्स सबसे पहले तो हम आशा जो होगा, सबसे पहले तो हम रूरल एरिया में 1000 लोगों पे एक आशा रखेंगे, दैट इज़ एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और फिर हमारे पास ऊषा जो होता है वो 1/2050 2,500 पे एक होंगी हमारे पास, है ना। तो ऊषा क्या होती है, दैट इज़ अर्बन सोशल एक्टिविस्ट होती है हमारे पास। तो जो होती है ये किसके हाथ के नीचे काम करती है, दैट इज़ महिला आरोग्य समिति के हाथ के नीचे काम करती है। मीन्स इसके ऊपर एक समिति होती है, मीन इन्हीं लोगों का एक समूह होता है, वो मिलकर एक समिति बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द महिला आरोग्य समिति। उन लोगों को 5,000 रुपये मिलते हैं, उसके थ्रू ये सारे के सारे काम कर रही होती है, ठीक है। इसके थ्रू उनको इंसेंटिव भी मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब हमको क्या करना है कि दैट इज़ रूरल, और जैसे अर्बन वाला तो हमारा 2013 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 2005 में सबसे पहले हमारे पास क्या था कि हमको सबसे पहले तो हमको क्या करना है, सब सेंटर खोलना है। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि हमको सब सेंटर खोलना कहाँ पे। तो हमको क्या करना है कि दैट इज़ ANM कहाँ पे डालना है, सब सेंटर में ANM लगेगी। तो हर 5,000 लोगों पे हमको क्या करना है, एक ANM रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज़ सब सेंटर हमें 5,000 पे रख लिया। 30,000 हर 30,000 लोगों पे हम क्या करेंगे, PSC रखेंगे, और हर 1.2 लाख लोगों पे हम CHC लगेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, गाँव की कंडीशन है। गाँव में क्या हो रहा है कि लोग दूर दूर रहते हैं, तो क्या हो रहा है कि दैट इज़ दूर दूर रहते हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, कम पॉपुलेशन पे ही हमको क्या करना होता है, ये सब बनाना होता है। क्योंकि लेट्स से कि अगर इतना बड़ा गांव है तो गांव में लोग दूर दूर रहते हैं, तो उतने में कम पॉपुलेशन होगी। अगर इतना ही बड़ा शहर है तो इतने बड़े में शहर में ज़्यादा लोग रहते होंगे, तो उनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इसलिए हमने शहरों में ज़्यादा पॉपुलेशन रखी। तो शहरों में अगर हम बात करें तो 10,000 पे एक हम सब सेंटर खोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं एक ANM होंगी। वहीं पर अगर हम बात करें तो 50,000 पे एक PSC होगा, और 2.5 लाख पे हमारा एक CHC होगा, है ना। तो अगर हम बात करें तो गाँव की OPD जो होती है वो कब से कब तक की स्टार्ट होती है, 9 AM से 4 PM तक की। क्योंकि गाँव में जो होते हैं जनरली लोग खेती करते हैं, तो वो सुबह जल्दी जाकर 12 यानी कि 12 बजे तक के आ जाते हैं। तो 12 से 9 से 4 PM के आसपास ये चालू होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो शहरों में ये 12 PM से 8 PM तक की चालू होती है, क्योंकि जो शहरों में होते हैं ना वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो वो लोग जा सके इसलिए। अब अगर हम बात करें तो IPD जो होती है, इनपेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है हमारे पास PSC में, जो रूरल वाले में वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन शहरों में नहीं है। क्योंकि शहरों में तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अगर उनको IPD में जाना ही है ना, OPD में जाना ही है, IPD में जाना ही है, तो वो बड़े हॉस्पिटल में चल जाएंगे, सेकेंडरी हॉस्पिटल, टर्जरी में, तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये सारे के सारे जो होते हैं ना, इनकी फंक्शनल यूनिट डिस्ट्रिक्ट होती है। मीन्स सारे के सारे प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहा है, लेकिन ब्लॉक लेवल पे एक प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज़ ICDS, जिसके थ्रू हमारी आंगनवाड़ी एंड ऑल चलती है। फिर हम RMNCHA के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास जो होता है, ये हमारा नेशनल हेल्थ मिशन का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने क्या किया कि दैट इज़ R मीन्स रिप्रोडक्टिव, मैटरनल मीन्स यहाँ पे मदर के कंपोनेंट को, मदर को हमको प्रोटेक्ट करना है। नियोनेटल मीन्स छोटे बच्चे के जो 0 से 28 मंथ का है उसको प्रोटेक्ट करना है। चाइल्ड मीन्स जब तक कि वो 5 साल का है तब तक ही प्रोटेक्ट करना है। एंड एडोलसेंट मीन्स जब वो एडोलसेंट हो जाएगा तब प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको मदर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहले तो हम देखिए, तो जो मदर की डेथ होती है ना, मदर की यानी कि हमारे पास किसी भी देश की बारे में हम कैसे पता करेंगे उसका हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, उसकी माँ, उसके यहाँ डिलीवरी के टाइम पे मदर या बच्चा तो नहीं मर रहा, इसके थ्रू हमें देश के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो हमको मदर को मरने से बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा कि एसेंशियल केयर हमारे पास होना चाहिए। एसेंशियल केयर हम कहाँ पे दे सकते हैं, PSC में दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, एसेंशियल केयर में हमारे पास क्या होती है कि जैसे ही बच्चा हो जाए ना, तो हमको अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना पड़ेगा। मतलब 3 मंथ में मदर के क्या होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस होने लग जाती है, तो उसके बच्चे के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 3 महीने से पहले हमको कॉम्प्लिकेशन पता करना है, इसलिए 3 महीने से पहले हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर उसके बाद उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन, आयरन फॉलिक एसिड देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, बच्चा अगर बन रहा है तो बच्चे को भी आयरन चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, मदर को भी चाहिए, तो उसके लिए हम देते हैं। एंड डिप्थेरिया एंड टिटनस का इंजेक्शन भी देते हैं, क्योंकि ये जनरली हमने देखा है कि पहले के समय पे ऐसी प्रैक्टिस होती थी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के लिए जो वो यूज़ होती थी रॉड, तो वो इन्फेक्टेड होती थी या जंग खाई होती थी, तो उसके कारण हमने देखा कि टिटनस के केसेस ज़्यादा होते थे। इसलिए हमने DT के जो है
वो देने का वैक्सीन देने का प्रोटोकॉल हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज़ हमारे पास इमरजेंसी केयर के बारे में बात करें तो हमारे पास इमरजेंसी केयर जो होती है, एक तो पीएचसी में भी हम दे सकते हैं और एक हम सीएचसी में दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो इमरजेंसी केयर में हमारे पास क्या हो रहा है, पीएचसी में हमारे पास क्या होगा कि दैट इज सबसे पहले तो पीएचसी में हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर होता है, वो सर्जरी एंड ऑल तो जानता नहीं है। तो पीएचसी में वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ बेसिक इमरजेंसी केयर दे सकता है। बेसिक इमरजेंसी के केयर में हमारा क्या होगा कि जैसे मान लो कि मदर है, मदर के अंदर अगर प्लासेंटा जो रह गया ना, जब बच्चा निकला और प्लासेंटा अंदर रह गया ना, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर करके वो पूरी तरीके से बंद ही नहीं हो पाएगा जब तक ये प्लासेंटा उसके अंदर है, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमको क्या करना होता है कि मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा, अगर लेट से ये यूट्रस है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाथ डाल के प्लासेंटा को निकालना पड़ेगा ताकि यूट्रस जो है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है कि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जो वहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट रह गया या प्लासेंटा का कुछ भी पार्ट छूट गया तो हमको उसको भी निकालना पड़ेगा। फिर अगर हमारे पास बच्चा बीच में अगर अटक गया है तो हम क्या करेंगे, बच्चे को फोर्सेस साइंटिस्ट के थ्रू हम निकालेंगे, जैसे हमने 3 इडियट में देखा था किस तरीके से उन्होंने बच्चे को निकाला था। ये सब चीज़ें बेसिक में आती है। आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी ऑक्सीटोसिन, कि हम आईवी ऑक्सीटोसिन देंगे ताकि क्या हो रहा है कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो दैट इज़ हमारा यूट्रस जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ब्लीडिंग जो होगी हमारी कम होगी। उसके साथ हम क्या करेंगे, वी विल ऑल्सो भी गिविंग द MgSO4। वाई वी आर गिविंग MgSO4 इज़ क्योंकि जनरली हमको क्या देखने को मिलता है कि मदर्स में जो होता है एक लैम्पसिया के चांसेस बढ़ जाती है। क्यों? कैल्शियम की कमी की वजह से यहाँ पे हमको मदर में एक लैम्पसिया देखने को मिलता है, तो हम MgSO4 देते हैं। तो MgSO4 के कारण क्या होता है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक लैम्पसिया होता है क्या है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि दैट इज़ मदर का है ना ब्लड प्रेशर जो होता है ना इस दौरान बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उतना। तो अब क्या हो रहा है कि दैट इज़ धीरे धीरे वो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ता है कि ब्रेन की जो नर्व्स होती है ना वहाँ पे ये प्रेशराइज करना स्टार्ट करता है, तो मदर को सीजर्स आना स्टार्ट होते हैं। तो हमको क्या करना होता है कि सीएनएस को जो डिप्रेस कर सके ऐसे हमको कुछ मेडिसिन देनी है, तो वी विल गिव MgSO4 इन दिस केस। तो ये सारी की सारी बेसिक केयर में आती है। अगर हम एडवांस केयर के बारे में बात करें तो ये CHC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ से भी देखने को मिलती है। तो आई नो बहुत स्पीड हो रहा है, लेकिन मेरे लिए ना, आपके लिए नहीं है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या हो रहा है कि CHC में हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, सर्जरीज हमारे पास CHC में हो सकती है। हेल्थ सेक्शन होता है, हिस्टेक्टोमी मीन्स अगर हमारे पास यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो वो सब भी यहाँ पे हो सकती है। अगर हम लेवल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक केयर के बारे में करें तो ANM कर सकती है, फिर MBBS डॉक्टर कर सकता है, और हमारे पास क्या होता है स्पेशलिस्ट कर सकती है। ANM कम से कम 3 नॉर्मल डिलीवरीज करना है, और MBBS डॉक्टर को 10 नॉर्मल डिलीवरी, और स्पेशलिस्ट को 20 से 25 मिनिमम तो करनी है। नहीं तो फिर सरकार, अगर इतनी भी डिलीवरी नहीं हो रही है, सरकार फालतू में यहाँ पे पैसे क्यों वेस्ट करेंगी, मतलब लोग वहाँ पे जा ही नहीं रहे, बंद करो इनको। फिर हमारे पास आ रहा है जननी सुरक्षा योजना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे पहले के समय में क्या होता था कि लोग है ना घर पे दाई के थ्रू क्या होता था, बच्चा पैदा करते थे तो लोग, तो उसके कारण क्या हो रहा था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ रही थी। तो हमको क्या करना है कि मदर्स को क्या करना है कि प्रोत्साहित करना है कि वो हॉस्पिटल में आए, और हॉस्पिटल में अगर वो आएंगी तो हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस केस में हमने क्या किया, उनको बुलाया कि क्या नाम है, आप हॉस्पिटल में आओ, हम आपको पैसे देंगे। पैसे के कारण, पैसे के लालच से वो आने लग जाते हैं। तो जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है और हाई परफॉर्मिंग स्टेट है, जैसे हमारे पास बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारी के सारे लो परफॉर्मिंग स्टेट है। तो इन स्टेट में हम क्या करेंगे, इन लोगों को ज़्यादा पैसे देंगे, और लो परफॉर्मिंग स्टेट में हम सिर्फ ST SC और BPL वालों को हम देंगे। और लो परफॉर्मिंग स्टेट में जो हो रहा है सबको देंगे, लेकिन हाई परफॉर्मिंग स्टेट में सिर्फ ST SC और BPL वालों को देंगे। वहीं पे अगर हम बात करें तो अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो अगर घर पे भी बच्चे को पैदा कर रही है गलती से, अगर वो इतनी गरीब है कि वो पहुंच ही नहीं पाई, तो हम लोग 500 रुपये उनको भी दे देंगे। इसके अलावा हम बात करें तो जो हो रहा है यहाँ पे आशा वर्कर को अगर हम बात करें तो शहरों में जो होता है, गाँव में अगर ये ट्रीट करी तो उनको 600 रुपये मिलते हैं। अगर ये शहरों में क्या नाम है जो हो रही है, इनको अगर हॉस्पिटल में लेके आ रही है तो 400 रुपये मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो लो परफॉर्मिंग स्टेट में हमको 1400 रुपये गाँव में मिलता है, और शहरों में मदर को 1000 रुपीज़ मिलता है। वहीं पे हाई परफॉर्मिंग स्टेट में वी हैव 700 and 600। सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। वहीं पे अगर हम बात करें तो जैसे सीजेरियन सेक्शन हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो हो रहा है मदर को ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि वहाँ पे सर्जरी हुई है। तो उस केस में हमको क्या होता है कि सरकार जो होती है उनको 1500 रुपये देती है। उसके बाद हम बात करें PMMVY, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में इसमें क्या किया कि हम लोगों ने क्या किया कि जो मदर है ना, सबसे पहले तो हमने क्या किया कि दैट इज़ मदर जो होती थी ना, इसमें अर्ली कॉम्प्लिकेशन को पकड़ना है हमको, कि 3 महीने से पहले अगर हमको पता चल रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, हम मदर को जो होता था
बचा सकते हैं और बच्चे को भी बचा सकते हैं कि क्योंकि 3 मंथ के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होती है तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने क्या किया कि 3 महीने से पहले अगर कोई मदर आती है और वो रजिस्टर करती है तो हम उसको 1000 रुपये देंगे। उसके बाद अगर वो 6 महीने में फिर से एएनएम को विज़िट करती है तो हम उसको 2000 रुपये देंगे। और उसके बाद अगर क्या नाम है जो बच्चे का टीकाकरण फर्स्ट टीकाकरण होता है ना वो करवा लेती है तो हम उसको फिर 2000 रुपये देंगे। तो ऐसे करके हम टोटल मिला के 5000 रुपये देंगे। तो ये ICDS के प्रोग्राम के अंदर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम मदर और क्या नाम है बच्चे दोनों पे फोकस कर रहे हैं। तो दैट इज़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आ रहा है ये। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास JSSK दैट इज़ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो नाम में ही लिखा है यहाँ पे हम जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। पहले हम कहाँ पे फोकस कर रहे थे कि मदर थी उसको हम हॉस्पिटल में बुला रहे थे, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था कि मदर हॉस्पिटल में तो आती थी, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि जनरली गाँव में गरीब लोग होते हैं तो वो हॉस्पिटल में इसलिए नहीं आती क्योंकि सिर्फ 1000-1500 रुपये में क्या होता है, उसके अलावा बच्चे का केयर बाकी सब चीज़ें भी तो होती हैं। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंडर हमने क्या किया कि जितने भी मदर है ना, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जितनी भी मदर है उनका फ्री इलाज करेंगे और उनके बच्चे का भी फ्री इलाज करेंगे। इनको यानी कि मदर का भी पूरा फ्री इलाज। साथ में हम क्या कर रहे थे कि दैट इज़ दिक्कत कहाँ आ रही थी कि वहाँ पे हम हॉस्पिटल में बुलाने के बाद पैसे दे रहे थे ना, यहाँ पे हमको क्या हो रहा था कि दिक्कत ये आ रही थी कि क्या नाम है परिवार गरीब था तो वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा था, या तो फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल तक के पहुंचने के लिए, या तो वो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसके बिल से डर जा रहे थे। तो हमने क्या किया सारी की सारी चीज़ों को हटा दिया। हमने 108 नंबर डायल करने पे फ्री एम्बुलेंस भेजी, एम्बुलेंस में बैठ के आओ आपका फ्री में इलाज होगा, ये सारी सुविधा हमने दे दी। उसके बाद बच्चा पैदा होगा तो उसका भी पूरा खर्चा क्या करेंगी सरकार उठाएंगी, उसके साथ में फ्री में खाना भी खिलाएंगी। उसके बाद में क्या हो रहा है कि न्यूबॉर्न केयर यूनिट में बच्चे को जो होगा फ्री में जो होगा केयर भी करेंगी। अगर बच्चे को अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो हम उसको क्या करेंगे दैट इज़ न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट में क्या करेंगे स्टेबलाइज भी करेंगे। अगर बच्चे को फिर भी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो फ्री में क्या होगा दैट इज़ स्पेशलाइज इंटेंसिव केयर यूनिट में डाल देंगे, या फिर इंटेंसिफाइड जो भी है बेसिक केयर यूनिट में डाल देंगे हम। उसके बाद हमने बात किया सुमन के बारे में कि दैट इज़ इसके बाद में हम देखा कि दैट इज़ गवर्नमेंट इसके कारण हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज़ गवर्नमेंट। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक के सब लोग पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर क्या नाम है ऐसा भी हो सकता है कि आसपास के हॉस्पिटल में वो जा सकें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सुमन निकाला दैट इज़ अ सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया कि दैट इज़ गवर्नमेंट ने बोला कि क्या होता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब ये मदर जाती थी तो उनको रिस्पेक्ट से बात नहीं की जाती थी और डिलीवरी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो इस केस में हमने क्या किया कि ज़ीरो डिनाइल पॉलिसी रखी कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी आपको देखना पड़ेगा, वो लोग डिनाई नहीं कर सकते और आपका जो बर्थ एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव रहेगा। मीन्स दे हैव टू बिहेव गुड विथ यू। इस दोस्त आ गया था तो डिस्टर्ब हो गया था। तो अभी हम करने वाले दैट इज़ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दैट इज़ जो हमारी हमने सारे ट्रीटमेंट दे दिए। और सारे ट्रीटमेंट देने के बाद भी हमारे पास क्या होता है दैट इज़ मदर है तो जब वो प्रेग्नेंट है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रेग्नेंट होने के बाद उस पीरियड ऑफ टाइम में उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, लेकिन वो पता कैसे चलेगा, वो तो डायरेक्ट 9 मंथ में जाएगी, उसके बाद हमें कॉम्प्लिकेशन फंसता चलेगी। तो इसलिए हम उस कॉम्प्लिकेशन को जल्दी से जल्दी पकड़ सके, इसलिए ये प्रोग्राम आया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हर एक मदर को फ्री में स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे। हर 9 तारीख को आशा आएंगे, उनको 9 तारीख को हर महीने के स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे, जिसके कारण हम कॉम्प्लिकेशंस को कम करेंगे। और ANM के थ्रू भी उनको चेकअप करेंगे हर 9th मंथ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अलग अलग कलर देते हैं। अगर ब्लू कलर है तो इसका मतलब ये है कि उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, ये जो होता है रेड अलर्ट होता है, रेड देते हैं ये डेंजर होता है। उसके बाद हमारे पास होता है येलो कलर। येलो कलर में हमारे पास ये होता है दैट इज़ कुछ सिस्टमिक डिसीज हो सकती है। और हमारे पास होता है ग्रीन नॉर्मल होता है। तो वहाँ पे थर्ड और सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होता है ANM विजिट करके उनको चेक करती रहती है एक ग्रीन वाले को। लेकिन जो हमारे पास सीवियर वाले केसेस है उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही अब क्या होता है जाना होता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना हो गया। फिर हमारे पास INI आया, तो दैट इज़ इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन फॉलिक एसिड प्रोग्राम आया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है दैट इज़ हमने देखा कि जो मदर है उनमें जनरली हमारे पास क्या हो रहा है कि खून की कमी हो जाती है। ऑब्वियसली क्या हो रहा है बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या नाम है आयरन और फॉलिक एसिड क्या हो रहा है यूज़ हो रहा है, तो उसके कारण से मदर को अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हमें क्या किया कि दैट इज़ वेट में देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे हमने अनीमिया मुक्त भारत किया, 18% से हमको कम करना है। तो ओके
तो ये प्रोग्राम में हमने क्या किया कि दैट इज़ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स को देना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमारे टारगेटेड ग्रुप कौन कौन है, टारगेटेड ग्रुप हमारे बच्चे हैं। सबसे पहले तो हम बच्चे को भी टारगेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडल्ट्स को भी टारगेट करेंगे और मदर्स को भी टारगेट करेंगे और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को भी टारगेट करेंगे। सबसे पहले बात तो बच्चों की, क्योंकि बच्चों में इंडिया जो हो रहा है ना, यहाँ पे हम नॉन वेज डाइट नहीं लेते। नॉन वेज में जनरली B12 एंड फॉलिक एसिड जो होती है वो ज़्यादा होता है, तो दैट्स वाई इंडिया में इन सब की कमी होती है। और फीमेल्स को हम ज़्यादा टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि जनरली क्या हो रहा है कि क्या बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी बोलने की जगह में याद देना, मेंस्ट्रुएशन के कारण क्या हो रहा है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण आयरन भी लॉस होता है। तो उस कारण से हमको क्या करना है कि दैट इज़ आयरन देना है इनको। तो फिर हमने क्या किया कि दैट इज़ 60 मिलीग्राम हम आयरन देते हैं नॉर्मली, रेड टैबलेट सबको देते हैं। और उसके साथ में हमारे पास जो होता है 500 माइक्रोग्राम हम फॉलिक एसिड देते हैं। तो इतना सब होने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अगर हम बात करें 10 से 19 साल के बच्चों को हम क्या करते हैं, ब्लू कलर की टैबलेट्स देते हैं और उसमें हमको जो होता है 45 ग्राम हमारे पास आयरन होता है और 500 माइक्रोग्राम हमारे पास फॉलिक एसिड होता है। वहीं पे अगर हम बात करें क्या नाम है, जो बच्चे होते हैं है ना, आई थिंक 59 मंथ तक के बच्चे जो होते हैं उनको हम जो होती है पिंक कलर की टैबलेट देते हैं। 59 मंथ टू 5 ईयर आई थिंक, है ना, इसको चेक कर लेना। उनको हम पिंक कलर की टैबलेट देते हैं और उसमें हमारे पास जो होता है आयरन का कंटेंट ओनली 25 ग्राम होता है या 20 ग्राम के आसपास होता है। और उसमें जो हमारी फॉलिक एसिड होती है वो ओनली 100 माइक्रोग्राम कितनी होती है। ओके और जो हमारी नॉन प्रेगनेंटिंग जो 20 से 44 साल की जो महिलाएं होती है, जो नॉन प्रेग्नेंट होती है, उनको हम 400 ग्राम माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड एक्स्ट्रा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दैट इज़ 45 एज के बाद तो वैसे भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो इन सब की जो होती है लॉस होती है। और 20 ईयर की फीमेल को हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अभी प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो रही है। जनरली 21 में मैरिज होती है इंडिया में। तो नेक्स्ट कार्यक्रम कौन था हमारा, फिर हमारे पास होता है वीकली आयरन फॉलिक एसिड क्या हो रहा है, पिल्स हम देते हैं। तो ये हमारे घर ब्लू कलर की पिल्स होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्कूल में जाने वाले सारे बच्चों को कवर करते हैं। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चों को तो कवर कर ही रहे, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि जो स्कूल में आने वाली लड़कियां नहीं है उनको भी कवर कर रहे हैं, लेकिन लड़कों को नहीं कवर करते अगर वो स्कूल नहीं आ रहे, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा वनरेबल है फॉर दिस टाइप ऑफ अनीमिया। सो अब हम अनीमिया मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अनीमिया मैनेजमेंट में सबसे पहले तो डिवॉर्मिंग हुआ क्या नहीं, ओके। उसके बाद हम बात करें अनीमिया मैनेजमेंट के लिए। तो अनीमिया मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि दैट इज़, अगर कोई एडल्ट है तो एडोलसेंट के लिए हम क्या करते हैं कि दैट इज़ साल में एक बार क्या हो रहा है कि स्कूल को विज़िट करते हैं राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के थ्रू। तो ये लोग क्या करते हैं, स्कूल में विज़िट करते हैं और बच्चों का चेकअप करते हैं। बच्चों का चेकअप करने के बाद अगर कोई माइल्ड एनीमिक है तो हम उसको क्या करते हैं, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दे देते हैं। अगर कोई सीवियर एनीमिक है तो हम उसको डायग्नोसिस के लिए उसकी रिपोर्ट को भेज देते हैं और फिर उसका टेस्ट वेस्ट होता है, उसका इलाज होता है। वैसे ही अगर हम बात करें तो कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उस केस में हम क्या करें, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग फीमेल तो ऑब्वियसली उनका ANM जो होता है वो टेस्ट करती है। और फिर क्या हो रहा है कि अगर वो माइल्ड है तो फिर हम उनको आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं। अगर वो डेंजर केस में है तो फिर वो उनको स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें तो आयरन की कमी होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो डिवर्मिंग का भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि मीन्स वर्म्स जो है हमारे पास, पैरासाइट्स जो हो गए वो इंटेस्टाइन की वॉल पर है, उन्हें इस इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण हमारी बॉडी में आयरन और फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वर्म्स को मारना पड़ेगा। तो हम डीवर्मिंग करते हैं। डीवर्मिंग के लिए हमारे पास 2 टैबलेट यूज़ करती है, मेबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल। एक्चुअल में ये मेडिसिन का काम क्या है, ये वर्म्स के अंदर क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू ही ये वर्म्स चलते हैं। तो हमको क्या करना है, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को तोड़ देना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है हमारी सेल डिवीज़न के टाइम पे हमारी बॉडी में भी बनती है। तो थोड़ा बहुत, यानी कि जनरली तो ये क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि ये स्पेसिफिकली उन वर्म्स के माइक्रोट्यूब्यूल को टारगेट करके बनाई गई है। लेकिन फिर भी नो मेडिसिन इज़ परफेक्ट, तो ये हमारी माइक्रोट्यूब्यूल को भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करती है। तो एल्बेंडाजोल जो होती है ना, वो हमारी बॉडी में सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन उसका ज़्यादा है, मेबेंडाजोल का थोड़ा कम है।
तो अगर हम एल्बेंडाजोल के बारे में बात करें तो वो 3 बार लेना पड़ता है, एल्बेंडाजोल को सिर्फ 1 बार लेना पड़ता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि एल्बेंडाजोल जो हो रही है ना, वो एक अच्छी ड्रग है। तो अगर मैं एल्बेंडाजोल को 1 बार में लूँगा ना, तो वो क्या होगा कि मेरे को बार-बार नहीं लेना है, मेरे को एल्बेंडाज़ोल 1 बार लेना है। लेकिन अगर मैं दिन में मेबेंडाज़ोल लेना है तो मेरे को दिन में 3 बार लेना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि बार-बार हमको ड्रग लेना है तो हम भूल सकते हैं। इसलिए एल्बेंडाज़ोल जो होती है ना, मैक्सिमम केसेस में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एक्सेप्ट कब हमको एल्बेंडाज़ोल नहीं देना, अगर बच्चा 1 साल से नीचे का है, क्योंकि उसकी बॉडी में सेल की ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने बोला जब सेल डिवाइड करती है मैक्सिमम, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो होता है ना, माइक्रोट्यूब्यूल हमारे माइक्रोट्यूब्यूल को भी अटैक कर सकती है। इसलिए एल्बेंडाज़ोल 1 साल से कम को नहीं देना है। और एल्बेंडाज़ोल जो हो रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी नहीं देना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको 3 मंथ में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो उस टाइम पे भी बच्चे की सेल्स ग्रो कर रही होती है, तो उसके कारण से टेरेटोजेनिक हो सकती है बच्चे की ग्रोथ, यानी बच्चे में टेरेटोजेनिसिटी हो सकती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो हम उसको आधी टैबलेट देंगे, 2 साल से बड़ा है तो पूरी टैबलेट देंगे। इसमें हमारे पास क्या होती है, च्यूस्टेट होती है, मीन्स चबाने वाली टैबलेट होती है। 400 माइक्रोग्राम होती है ऐसे, या मिलीग्राम होती है एल्बेंडाजोल, 400 मिलीग्राम सॉरी। तो हमने एल्बेंडाजोल दे दिया। डीवर्मिंग हमने कर दिया। फिर हमारे पास हो रहा है लक्ष्य एंड दक्षता प्रोग्राम। तो लक्ष्य एंड दक्षता प्रोग्राम क्या है, तो लक्ष्य प्रोग्राम के थ्रू हमने पहले क्या देखा कि पहले के समय पे हमारे पास मदर जो हो रही थी, हम स्पेशलिस्ट के पास जो हो रहे थे, मदर आ तो रही थी, लेकिन उसके कारण वो लोग क्या कर रहे थे कि दैट इज़ हम स्टेरिलाइजेशन को मेंटेन नहीं रख रहे थे। तो जो कॉर्ड्स के थ्रू हम काट रहे थे ना, क्या नाम है, अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो उसके थ्रू क्या हो रहा था कि दैट इज़ टिटनस के इन्फेक्शन बढ़ रहा था। तो हमने क्या किया कि दैट इज़ लक्ष्य प्रोग्राम के थ्रू हमने क्या किया कि दैट इज़ हमने क्वालिटी मेंटेन करने का किया कि आसपास के टॉवेल साफ़ हो, वहाँ पे जो भी हम बेडशीट यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए ताकि मदर को इन्फेक्शन ना हो। तो लक्ष्य प्रोग्राम के थ्रू हमने क्वालिटी पे ध्यान दिया। वहीं पे हम दक्षता प्रोग्राम के बारे में बात करें तो दक्षता प्रोग्राम के थ्रू हमने जो हुआ, जो मेडिकल स्टाफ है और जो नर्सेज है उनकी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। कि सबसे पहले तो हमने बात किया कि उनको हमने बताया कि किस तरीके से IV ऑक्सीटेशन लेनी है, कि अगर पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है तो वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो IV ऑक्सीटेशन अगर हम दे देंगे तो हमारा जो यूट्रस है ना, यानी हमारा मीन्स फीमेल का और यूट्रस वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो उसके कारण ब्लीडिंग जो हो रही है, क्योंकि अगर ये खुला रहा ना तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो इसको बंद कर देंगे तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी। तो यहाँ तक के हमने लक्ष्य प्रोग्राम तक के पहुँच गए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है। लक्ष्य 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 तो अगर हम बात करें तो नियोनेटल एंड चाइल्ड केयर में हमने क्या किया, देखा कि दैट इज़ जब बच्चा पैदा हुआ तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने नेशनल नियोनेटल रुको, बेबी केयर यूनिट, हाँ वेट, तो सबसे पहले तो हमने देखा बच्चा, हमने बोला था कि दैट इज़ बच्चे के लिए हमने क्या किया, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर किया। कि मीन्स हमारे पास क्या हुआ कि दैट इज़ हॉस्पिटल में हमने कॉर्नर के साइड में हमने क्या किया कि एक टेम्परेचर, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना उसको हाइपोथर्मिया के कारण कई बार बच्चे मर जाते हैं, तो हमने क्या किया कि एक वार्मिंग मशीन रखी। तो हमने एक कॉर्नर में वार्मिंग मशीन रखते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर। लेकिन यहाँ से भी करने के बाद अगर बच्चा जो हो गया लो बर्थ वेट हो गया उसका, या फिर, तो हमको क्या करना होता है, उसका ट्रीटमेंट करना होता है। यानी कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो गई, बच्चा पैदा होते ही जो हुआ बीमार पैदा हुआ, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको CHC में भेजते हैं। वहाँ पे हमारे पास जनरली क्या होती है, न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट होती है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वहाँ पे से भी ना हो तो हम क्या करते हैं, न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में भेजते हैं, SICU में भेजते हैं, स्पेशलाइज्ड न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भेजते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जनरली प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं, तो अच्छे से होता है। फिर एक होता है NICU, दैट इज़ द न्यूबॉर्न नेशनल इंटेंसिफाइड केयर यूनिट। यहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है, ICU की तरह होता है। यहाँ पे वेंटिलेटर एंड बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो ये मेडिकल कॉलेज में होता है। तो यहाँ तक कि हमने न्यूनेटल केयर में बात किया। उसके बाद हमारे पास होता है RSSK मीन्स राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो उसी के थ्रू हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। फिर IMNCI, दैट इज़ इंटीग्रेटेड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये हमारे पास WHO एंड यूनिसेफ ने इस प्रोग्राम को दिया था, जिसमें हम क्या करेंगे, मदर एंड चाइल्ड को हम साथ में मॉनिटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि वेट, मैं देख लेता हूँ कि और क्या क्या चीज़ है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मदर और चाइल्ड हमारे पास
है ना, बच्चे पैदा हो गए, अब हम क्या करेंगे, दैट इज़ पोस्ट नेटल केयर के दौरान हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मीन्स हम क्या करेंगे, मदर को भी देखेंगे और चाइल्ड को भी देखेंगे। तो एक्चुअल में हम इस केयर में क्या करते हैं कि दैट इज़ बच्चे को देखते समय हम क्या देखते हैं कि बच्चा जो हो रहा है वो कितना बीमार है। अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर वो थोड़ा सा बीमार है, और या तो वो बीमार नहीं है या थोड़ा बहुत बीमार है, तो हम उसको क्या करेंगे, दैट इज़ हम बोलेंगे होम रेमेडीज़ ले लो, हम उसको ग्रीन ग्रीन कार्ड दे देंगे, यानी कि उस पर ग्रीन मार्क कर देंगे, यानी कि कलर कोडेड स्कीम होती है। अगर वो थोड़ा सा बीमार है तो हम उसको क्या करेंगे, दैट इज़ ओपीडी में उसको एमॉक्सिसिलिन दे देंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मतलब उसको हायर सेंटर भेजना पड़ेगा, तो हम उसको रेफर कर देते हैं जेंटामाइसिन देकर। तो एएनएम उसको जेंटामाइसिन देती है और उसको हायर सेंटर में भेज देती है, क्योंकि जेंटामाइसिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब तक कि वो हायर सेंटर जा रहा है तब तक कि कोलैप्स ना कर जाए। तो इंडियन वर्जन में हमने क्या किया कि दैट इज़ 0 to 7 days भी रखा है, क्योंकि जनरली इंडिया में जो होता है ना कि बच्चे ये छोड़ दो, एक काम करो, क्योंकि 0 to 7 day वाला ऐसा है कि जैसे अगर हम बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, बच्चे तो वो डेवलप्ड स्टेट है, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं हॉस्पिटल में ही पैदा होते हैं, तो वो 0 to 7 day को क्या होता है, स्किप कर देते हैं। लेकिन हम 0 to 7 day पे भी बच्चे को जो होता है स्कैन कर रहे होते हैं कि बीमार तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, बीमार तो नहीं है। लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं 0 to 7 days तक के लिए। इंडिया उतना डेवलप नहीं है अभी भी, यहाँ पे जो होती है घर पे बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए हमें 0 to 7 days पे भी स्कैन करना है। ये हमारा जो हो रहा है WHO से थोड़ा सा अलग है। तो हम स्कूल एंड हेल्थ प्रोग्राम में देखेंगे तो डेंटल केयरीज जो हो रही है दैट इज़ सबसे कॉमन है। तो अगर हम आईसीडीएस के बारे में बात करें तो आईसीडीएस जो हो रहा है उसके थ्रू उन्होंने आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। आंगनवाड़ी में हमने देखा तो दैट इज़ हमारे पास पीएम पोषण योजना भी चल रही है और ये भी हो रही है ना। तो जैसे हम बात करें तो आंगनवाड़ी में हमारे पास क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दैट इज़ पीएम पोषण योजना के थ्रू हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बच्चों को कैलोरीज भी दे रहे हैं, प्रोटीन भी दे रहे हैं। तो पीएम पोषण योजना में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मिड डे मील में, जैसे उसी को नाम हमने अभी पीएम पोषण रख दिया, तो हम 1/3 कैलोरी को पूरा कर रहे हैं उनकी डेली रिक्वायरमेंट की, और 1/2 जो हो रहा है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कर रहा है। क्योंकि ये लोग जनरली गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पूरी करनी होती है गवर्नमेंट स्कूल में। हम्म, हम्म, हम्म। फिर हमारे पास आता है दैट इज़ राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। ये हमारे पास क्या होता है, बच्चों के ऊपर ध्यान देता है। वहीं पे राष्ट्रीय किशोर सुरक्षा कार्यक्रम जो होता है ये एडल्ट्स पे ध्यान देता है। एडल्ट्स की प्रॉब्लम में अलग है, बच्चों की प्रॉब्लम अलग है, बच्चों में कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं है, डिसीज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें स्कैन करनी होती है। लेकिन एडल्ट्स में हमारे पास क्या होता है कि उस टाइम पे ये लोग एक्सपेरिमेंटल फेज़ में होता है, तो इनको कोई एडिक्शन तो नहीं हो गया, इनको हेल्थ एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, ये सारी चीज़ें सिखानी होती है, क्योंकि वो एज ऐसी होती है जहाँ पे ये लोग सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं अपोजिट जेंडर के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, INAP दैट इज़ इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान आया। और फिर हमने एक सांस प्रोग्राम लाया दैट इज़ सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया ससेप्टेबिलिटी। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चे किससे मरते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं ना हॉस्पिटल में मरते हैं न्यूमोनिया के थ्रू। तो हमें क्या करना था कि दैट इज़ इस न्यूमोनिया के केसेस को कम करना था। तो इन न्यूमोनिया के केसेस को कम करने के लिए हमने क्या किया कि इस प्लान को लाया। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हमने क्या किया कि दैट इज़ आशा को हमने ऑक्सीमीटर दे दिया। तो यहाँ से क्या करती है, बार बार चेक करती है, अगर 90% से कम किसी का जो होता है ऑक्सीमीटर में कम दिखाता है, तो वो क्या करती है, उसको डायरेक्टली हॉस्पिटल भेज देती है। तो इसके कारण हमारे पास क्या हुआ, निमोनिया के कारण डेथ कई हद तक की कम हो गई। फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज़ होम बेस्ड केयर देते हैं हम। जैसे अगर मान के चलो कि जैसे ये होम डिलीवरी हो गई, तो होम डिलीवरी होने के बाद क्या होती है, आशा जो होती है 3, 7, फिर हमारे पास 14, 21, 28 एंड 42 डेज़ पे हमारे पास आशा जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे जाके क्या करती है कि बच्चे को देखती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखेंगे। फिर उसके बाद होता है दैट इज़ यंग चाइल्ड का भी हम आशा केयर करते हैं। अगर मान के चलो कि बच्चा 3 मंथ का है, 3 मंथ का होने के बाद बच्चे में क्या हो रहा है कि डायरिया की प्रॉब्लम हो गई, तो आशा क्या करेंगे, दैट इज़ उसकी भी केयर करेंगी, जैसे उसे ORS देंगी। फिर हम ORS के साथ जो होते हैं ना 14 दिन के लिए जिंक भी देते हैं। जिंक देने का कारण क्या है, क्योंकि ये जिंक जो होता है ना, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। क्योंकि जनरली डायरिया के केस में क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली कोलाई या फिर हमारे पास अदर बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जो कि इंटेस्टाइनल वॉल्स को जो होती है डैमेज कर देती है। जिंक जो होती है ना, उन इंटेस्टाइनल वॉल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करती है।
उसके बाद हमारे पास होम बेस्ड केयर, ये सारी चीज़ें हो गई। वेट मैं बोल लूँ और इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम चली। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के थ्रू हमारे पास क्या हुआ कि हमने जो है 1 रुपये में क्या देना स्टार्ट किया, फीमेल को सैनिटरी पैड्स देना स्टार्ट किया। इसमें हमारे पास जो हो रही है 2 सैनिटरी पैड्स है। एक तो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल है, दैट इज़ फॉर द जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एक है फ्री बाइस जो कि नॉन डिग्रेडेबल है, और जो बायोडिग्रेडेबल है उसको हमने बोला सुविधा। तो हमारे पास 2 हैं। फिर अभी देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। हमने क्या किया था कि दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हमने यहाँ पे लाया नहीं था, तो हमने धीरे धीरे क्या किया कि दैट इज़ इन प्रोग्राम में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी लाना स्टार्ट किया। तो हमने सब सेंटर एंड पीएचसी में हमने क्या किया कि दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया कि कुछ स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट भेज दिए जिसके थ्रू ये लोग स्क्रीन कर सके। जैसे अगर हम कैंसर के बारे में बात करें तो इनको तो हम स्क्रीन नहीं कर सकते, सब सेंटर एट पीएचसी लेवल भी वहाँ पे एक्सपर्ट तो होते नहीं है, तो डायग्नोसिस जो होती है ओनली सीएचसी पे भी नहीं हो पाती, तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे होती है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, क्लिनिकल साइंस के बेसिस पे हम कैंसर की डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद अगर हमको ट्रीटमेंट देना है तो ट्रीटमेंट हमारे पास जो होती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से स्टार्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कीमो चलता है। अगर हमको सर्जरी वर्जरी करवाना है तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज जाना होगा, या फिर टर्जरी लेवल ऑफ केयर पे है मेडिकल कॉलेज पे जाना होगा। तो यहाँ तक कि हमारे पास हुआ। पीएम पोषण योजना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिड डे मील हाँ, तो फिर हमारे एक चीज़ पोषण स्कीम के थ्रू हम ये करना चाहते हैं कि क्या नाम है, लो बर्थ रेट को हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डेथ हमारे पास लो बर्थ रेट के कारण हो रही है। ट्यूबरक्लोसिस का भी एक मेजर कारण है, तो हमको लो बर्थ रेट को कम करना है, इसलिए हम पोषण दे रहे हैं और बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद हमारे पास ईएसआई एक्ट के बारे में बात करें। ईएसआई मीन्स एम्प्लॉय सर्विस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसके बारे में बात करें तो ये जर्मनी से स्टार्ट होता है। एक बार जर्मनी में क्या हो रहा था कि दैट इज़ वहाँ के जो एम्प्लॉय थे बहुत बीमार पड़ रहे थे। उन्होंने दगाबाजी कर दी कि उन्होंने बोला कि नहीं हमारी हेल्प करो। तो फिर वहाँ पे जर्मनी का एक शासक था दैट इज़ द बिस्मार्क। उसने क्या बोला कि उसने एक स्टेट इंश्योरेंस लॉन्च किया कि वो क्या करेगा कि इन लोगों से पैसे लेगा और खुद भी पैसे डालेगा और बाद में क्या करेगा दैट इज़ इन्हीं के ऊपर खर्च करेगा। तो वैसे ही ये सही क्या होता है कि दैट इज़ हम लोगों को थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट पैसे डालती है और एक हमारा फंड रेडी होता है। तो अगर आप क्या करते हो इसके बेसिस पे मीन्स जो भी लोग 25,000 से कम कमाते हैं और जो जिनका ईएसआई कार्ड है वो लोग अगर क्या उनको अगर हाथ कट जाता है या कुछ भी होता है तो वो अगर ये हॉस्पिटल में जाते हैं पूरा खर्चा होता है वो ईएसआई उठाता है इनका। उसी के साथ जो होता है कि अगर उसके कारण से 6 से 7 महीने अगर घर पर भी रहते हैं तो उनका 90% इनकम भी इन्हें घर पे ही मिल रही होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ईएसआई हो गया। ईएसआई के बाद हमारे पास आता है दैट इज़ द आयुष्मान भारत मिशन। तो आयुष्मान भारत एक अम्ब्रेला टर्म है। तो आयुष्मान भारत में हमारा जो मिशन था हमने क्या किया कि मैक्सिमम जो मेडिकल चीज़ है उनको हमने डिजिटलाइज़ करने की कोशिश की। पहले हमारा जो रिपोर्ट चलता था वो पेन पेपर पे चलता था। हमने किया कि हम रिपोर्ट को जो होता है डिजिटलाइज़ करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि दैट इज़ आभा नंबर किया कि जितनी भी मेरी रिपोर्ट्स हैं वो पूरी की पूरी रिपोर्ट्स जो होंगी अब मैं मोबाइल में खोल कर अगर मैंने कोई ब्लड रिपोर्ट कराई है या फिर मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया वो सारी रिपोर्ट्स मेरे मोबाइल पर होगी बिकॉज ऑफ दिस आयुष्मान भारत मिशन। उसके बाद हमारे पास होती है दैट इज़ द इंटीग्रेटेड IHIP। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ, वेट मैं देख लेता हूँ IHIP का फुल फॉर्म। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। तो मीन्स हम क्या करने वाले कि दैट इज़ जितनी भी इन्फॉर्मेशन होने वाली है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन लाइक वैक्सीन कितनी है वो पूरी पूरी मैं यहाँ पे डाल दूँगा, कितने लोग बीमार है वो पूरी मेरे को क्या करना है कि एक जगह पर रजिस्टर करना है। अब ये क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा डाटा जा रहा है नेशनल डिसीज़ कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास। अब ये जो हो रहा है ना AI सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा है और AI बता रहा है कि दिस इज़ द ससेप्टेबल एरिया। तो ये एपिडेमिक एरिया या एंडेमिक एरिया, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाकर इसको ट्रीट करो ताकि डिसीज़ फैले ना। तो ये पूरा का पूरा इतना फास्ट हो रहा है आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू। अब आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर एक और स्कीम है दैट इज़ अम्ब्रेला टर्म के अंदर एक और स्कीम दैट इज़ द PMJ स्कीम। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है कि कोई भी लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए सारे के सारे
जो प्रोग्राम थे वो ख़त्म। आई नो बहुत बेकार तरीके से मैंने समझाया, मेरे को खुद को सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, लेकिन मेरा काम था कि मेरे को बस एक बार कंप्लीट कर देना है, क्योंकि एटलीस्ट मैंने एक बार ये कंप्लीट कर दिया तो मैं बार बार सुनता रहूँगा इसे। थैंक यू, आपके लिए नहीं था ये वीडियो।